बारिश आई बीमारी लाए। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम शायद हम सबको अच्छा लगता है। बारिश आती तो मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन बारिश अपने साथ लेकर आती है बीमारियों का तोहफा। जी हाँ, क्योंकि बारिश में कुछ इस तरह का माहौल हो जाता है कि बीमारियों को पनपने का मौका मिलता है। नमी बढ़ जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है और इसी के चलते हम देखते हैं कि डेंगू, मलेरिया और इस तरह की बीमारियां उपजने लगती है। खान पान बिगड़ने लगता है और उसके कारण भी कई बीमारियां होती है। अक्सर बारिश में लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन कई बार मामला हाथ से फिसल भी सकता है और बात गंभीर हो सकती है। तो इस बारिश में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है? बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है, घर में बच्चे हैं तो उनका खास ख्याल रखना है और बारिश को एंजॉय करना है, ना कि बीमारी में उसे निकालना है। तो कैसे बारिश में आप रहेंगे हेल्दी, फिट और फाइन, इसी पर आज होगी हमारी चर्चा। और इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं हमारे साथ देश के दो बड़े डॉक्टर और कुछ और एक्सपर्ट। हमारे साथ है डॉक्टर रवि मलिक, जो कि सीएमडी है रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर प्रवीण गर्ग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सीनियर फिजिशियन है अहमदाबाद शहर से। और अशोक अग्रवाल साहब, जो कि जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर मलिक आपसे करता हूं। एक बहुत जनरल क्वेश्चन, बहुत सारे लोग इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्यों बारिश के वक्त ही बीमारियां इतना ज्यादा हमला करती हैं? हम क्यों इतने प्रोन हो जाते हैं बीमारियों के लिए बारिश के मौसम में? देखिए, इसकी दो वजह है। जब भी बारिश का मौसम आता है, सबसे पहले तो मच्छर जो है उनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो मच्छर से तमाम मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस, जिसमें चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर, ये सब आ जाते हैं। दूसरी चीज है, बरसात के मौसम में वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं उनके भी फैलने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। अगर हम वाटर बॉर्न डिजीजेस की बात करें तो डायरियाज हैं, डायसेंट्रीज हैं, वर्म इन्फेस्टेशंस हैं, या हेपेटाइटिस ए टाइप का या सी टाइप का या डी टाइप का जॉन्डिस जो है, ये सारी बीमारियां, टाइफाइड है, कॉलरा है, ये सब के सब, केवल एक बीमारी नहीं है बारिश के साथ में, पूरी बीमारियों का जखीरा है। होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस जो हैं वो बारिश के साथ में आ जाती हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें, एक तो मॉस्किटो बॉर्न बीमारियां आती हैं और दूसरी जो है वाटर बॉर्न जो इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल या वायरल, वो भी इसमें काफी ज्यादा रैम्पेंट हो जाती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। जी डॉक्टर गर्ग, क्या बारिश के दौरान हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कंप्रोमाइज होता है किसी कारण से, या कुछ कमजोर रहता है, या नहीं ये कोई भ्रांति है बस? देखिए, ऐसा बारिश के कारण किसी का भी इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ये बात उचित नहीं है। हाँ, डेफिनेटली बारिश के समय पे जो कम उम्र वाले बच्चे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, ये लोग अपने स्वास्थ्य पे उतना जो रूटीन में दूसरे वेदर में ख्याल रखते हैं उतना शायद ख्याल नहीं रखते हैं। डायबिटिक पेशेंट खुराक में थोड़ा उतना कंट्रोल नहीं रखते हैं, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट उतना खुराक में कंट्रोल नहीं रखते हैं, बाहर घूमने फिरने चलने में जो रूटीन में जो सावधानियां रखनी चाहिए वो नहीं रखते हैं। जो बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके कम होने वाले जो ग्रुप होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट हैं, कैंसर्स के पेशेंट हैं, HIV वाले पेशेंट्स हैं, इन लोगों को जल्दी से दूसरे इन्फेक्शन लगने की शक्यता बढ़ जाती है। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, एक हेल्दी सब्जेक्ट से दूसरे पेशेंट को, या पेशेंट से हेल्दी सब्जेक्ट को क्रॉस इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑलरेडी जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उनको रोग ज़्यादा जल्दी लगते हैं और उनसे रिकवरी होने में समय ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात, बहुत समय पे ऐसा देखा गया है कि इस समय पे लोग बाग थोड़े रिलेटिवली केयरलेस रहते हैं। पेशेंट अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े, डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है, छोटी उम्र के बच्चे हैं, उम्र वाले हैं, ये सब इस मौसम में थोड़ा रिलेटिवली अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरलेस रहते हैं। तो इसलिए रोग बढ़ने की शक्यता बढ़ती जाती है। राइट। अशोक साहब, बारिश में बीमारियों का आना, इसको मैं कैसे समझूं? क्योंकि देखिए दो कारण है। बारिश आ रही है वो बात अलग है, हवा में नमी हो जाती है, आपके जर्म्स इजीली ट्रांसफर होते हैं, कीटाणु को पनपने का मौका मिलता है, लेकिन क्या इसके लिए आपका जो रखरखाव है, साफ सफाई है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जगह जगह पानी ना, हम देखते हैं हमारी सड़कें, हमारे आसपास में पानी का ढेर लग जाता है, तो क्या इस पर जो सिविल व्यवस्थाएं होती है उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है? अगर वो अपनी जगह ठीक रहे तो ये जो बीमारियां हम देखते हैं बारिश के मौसम में वो आधी से भी कम हो। नहीं, अभी जैसे डॉक्टर रवि बता रहे थे कि ये जो मच्छर होते हैं इससे, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मच्छर तो किसी न किसी वजह से होते हैं ना। अगर
उनको आप नहीं होने दें तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमारे देश में जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, एक तो हमारी जो प्रिवेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई बीमार नहीं हो, प्रिवेंशन पे कोई सीरियस वर्क नहीं है, और अवेयरनेस के ऊपर भी कोई खास वर्क नहीं है। और जब बीमार हो जाए तो उसका इलाज के लिए भी प्रॉपर हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो नहीं है। आज हेल्थ सिस्टम जो है मुझे लगता है देश में ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड सिस्टम है। तो ये जो आपकी सिविक एजेंसीज होती है, कई बार हाई कोर्ट, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने भी मैटर लिया, पीछे भी जब डेंगू हुआ था काफ़ी डेथ्स हुई थी दिल्ली के अंदर, एक बार वो कुछ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल पता नहीं किस तरीके का था, तो तब हुई थी। तो बार बार हाई कोर्ट्स ने भी इंटरवेंशंस इन केसेस में किया है और काफ़ी सीरियसली जो है सिविक एजेंसीज गवर्नमेंट के ऊपर है जो आया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब कोई ऐसी उनको दिक्कत नहीं है सरकारों को या सिविक एजेंसीज को, लेकिन जब बरसात हो जाएगी, अब जैसे हमारे देश में, हमारे दिल्ली में ही ले लो तो जो ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स ही साफ नहीं करते हैं। अब ड्रेन्स नहीं साफ करोगे तो पानी नेचुरली रुक जाएगा, जब रुक जाएगा तो मच्छर भी होगा, मच्छर होगा तो वे लोगों को काटेगा भी। फिर एक और प्रॉब्लम है, जैसे आप हमारे देश के नेता जो है जगह जगह स्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अब स्लम्स क्रिएट कर दिए हैं आपने, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बना दी हैं, उसके अंदर सीवेज सिस्टम नहीं है, तो अब मच्छर, तो अब आप तो कोठी में रहते हैं लेकिन जो पड़ोस में झुग्गी झोपड़ी है, अगर वहां से मच्छर चलेगा तो आपकी कोठी के अंदर भी जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति मतलब सेफ नहीं है इस सिस्टम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारें हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुटरी ड्यूटीज हैं क्लीनिनेस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टोटल फेल हो जाती है और उसका रिजल्ट सब लोगों को भुगतना पड़ता है। चलिए, तो आप सिविक जो व्यवस्थाएं हैं, जो फैसिलिटीज है, शायद उनका आप तुरंत से कुछ नहीं कर सकते, वो जब बदलेंगी तब बदलेंगी, लेकिन आप अपने तय चीजों का ध्यान रख सकते हैं जो आपको इस बारिश में भी स्वस्थ रखेगी। डॉक्टर मलिक, कौन सी वो बीमारियां हैं जो आमतौर पे बारिश में होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मॉस्किटो बॉर्न बीमारियों के होने के बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं एहतियात की बात करें, क्योंकि प्रिवेंशन की अगर बात करें, जैसे कि अशोक जी ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के ऊपर जनरली सिविक एजेंसीज भी और हम लोग भी एज नागरिक शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके ऊपर की ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी जानलेवा ये बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया है या डेंगू फीवर है या इवन मलेरिया भी जानलेवा हो सकता है, दे आर ऑल पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। इनसे बचाव के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मच्छर अगर आपको नहीं काटेगा तो ये बीमारियां नहीं होंगी। और सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि मच्छर से बचाव के लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है इसको उत्पन्न ना होने दें, कहीं पर भी पानी ना इकट्ठा होने दें। आपके छत के ऊपर, कूलर में, टैंकियों में या टूटे बर्तनों में या गमलों में कभी भी पानी, साफ स्वच्छ पानी अगर 7 से 10 दिन रह गया तो उसमें से मच्छर आ जाएगा। उस कीटाणु का नाम एडीज होता है, जिससे चिकनगुनिया भी होता है और डेंगू फीवर भी होता है। तो आप कहीं पर भी अगर पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा सिर्फ घर की बात नहीं है, इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये दिन के टाइम पे मच्छर काटता है, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, वहां पर भी पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि जनरली ये मच्छर जो है वो दिन के टाइम पे काटता है। अगर आप उसको इकट्ठा नहीं होने देंगे, मच्छर नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी। पहली चीज तो है कि मच्छर की उत्पत्ति ना हो। दूसरी चीज है वो आपको काट ना पाए। मैं आपको यह भी बता दूंगा, जिस वक्त डेंगू का सीजन चल रहा होता है, मैं सोशल देखता हूं, लोगों ने हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन रखे हैं, लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर रखा है। अगर आप एक्सपोज रखेंगे तो मच्छर वहां पे काटेगा, अगर उसे मौका देंगे तो वो काट देगा। तो अपने आप को कवर्ड रखें और मॉस्किटो रिपेलेंट चीजें, मसहरी वगैरह का इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में है कि मच्छर को मारने की विधि, जिसके लिए कि फॉगिंग वगैरह होती है। सिविक एजेंसीज का तो रोल आता ही आता है, लेकिन हम लोगों का बहुत बड़ा रोल आता है जो कि नागरिक हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है स्टेट की तो है ही, साथ में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं समझता हूं इसके अंदर एक मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। गत 15 वर्षों से एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए क्लिनिशियन मैं देखता हूं, हर बार सीजन आता है, हर बार डेंगू आ जाता है, हर बार चिकनगुनिया आ जाता है, लेकिन हम फिर वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं और बहुत सारी मौतें होती हैं। ये मौतें आखिर कब तक होती रहेंगी? तो इसके अंदर रोल जो है सिविक एजेंसीज का भी है, हम नागरिकों का भी है, और सबसे बड़ी चीज है एनजीओज का है, टीचर्स का है, हेल्थ एजुकेशन का है। और ये आपने बहुत अच्छा शुरू किया है कि इस चैनल के ऊपर इस माध्यम से और इस समय, क्योंकि यही समय है जब आने वाले 2 महीने डेंगू और चिकनगुनिया की मार होगी, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम इसके अंदर, कोई हेल्थ इंस्पेक्टर घर पे आके कितना चेक कर लेगा आपको?
आप अपने बच्चे को हेल्थ इंस्पेक्टर बना दीजिए, उसे कहिए हर संडे को, हर रोज भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी को इकट्ठा होना 10 दिन के लिए आवश्यक है। हर संडे को वो सिर्फ हर जगह पर जाके देखे घर में कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा। इस तरह की अगर हम मुहिम चलाते हैं तो मैं समझ ही नहीं सकता कि ये बीमारियां जो कि मच्छर के बिना काटे आ ही नहीं सकती, ये हमारे घर में घुस ही नहीं सकती अगर हम जागरूकता से इस चीज का पालन करें। और दूसरी चीज, जी जागरूकता पे ही निर्भर करेगा कि हम उसका बचाव करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही बात है ये डॉक्टर प्रवीण गर्ग। लेकिन इसके अलावा जो ये डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हुआ, लेकिन अगर गुजरात, क्योंकि आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर भी इन दिनों पानी का बड़ा प्रकोप है। आंत्रशोथ जो हुआ, हैजा हुआ, कॉलरा हुआ, इसके काफी केसेस आ रहे हैं। इसके पीछे क्या चीजें हैं और कैसे बचें इनसे? ये बारिश के समय पे जब कोई भी वाटर कंटेमिनेटेड और इन्फेक्टेड हो जाता है तो टाइफाइड, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस और जो पेट की जो भी लगती बीमारियां हैं, दस्त होना, हैजा होना, ये काफ़ी कॉमन है। और ये इन्फेक्टेड वाटर का पीने से, सेवन करने से ये सब होता है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर जवाबदार है। जैसे अभी डॉक्टर रवि ने सही सलाह दिया कि एक तो आपको खुद को आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर बात के लिए सिविल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को, इनको नहीं दोषी ठहरा सकते हो। अभी भी हमने देखा है कि आप कहीं पे भी जाते हो और आप देखते हो कि कोई लारी गल्ले पे ये पानी पूरी और पताशे और ये सब खाते हैं छोटे छोटे बच्चे, और सब आराम से एंजॉय। वो वहाँ की कोई हाइजीन का कोई ध्यान ही नहीं रखता है कि उसके सराउंडिंग क्या हाइजीन है, वो हाथ धोता है नहीं धोता है, वो कौन से पानी में से आपको कर रहा है। ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आदमी खुद अपने लिए ध्यान नहीं रखेगा, आप उसी वाटर को जो बिल्कुल अनहाइजीनिक है, आपको दिख रहा है कि वो वाटर कंटेमिनेटेड है, आप उसको एंजॉय लेके पीते हो, फिर 2 दिन बाद में डॉक्टर्स को रिपोर्ट करते हो कि भाई डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया। तो पर्सनल केयर तो डेफिनेटली, पर्सनल अवेयरनेस तो लोगों में लानी ही पड़ेगी। आपको जो वाटर बॉर्न डिजीज है, डायरिया, कोलेरा, हैजा, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, सिविल अथॉरिटी की भी जवाबदारी ये है कि वो जहां जहां पे भी ये कंटेमिनेटेड वाटर पाइपलाइन में कहीं में किसी में हो जाता है, अगर इनिशियली कोई भी सिंगल केसेस या 2 केसेस भी कोई भी एरिया में खबर पड़े, सपोज हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई जो वाटर बॉर्न डिजीज से फैलता है, इसका कोई भी किसी भी एरिया में 1 या 2-3 पेशेंट्स भी खबर पड़े, इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपको ये सब केस नोटिफाई करने पड़ेंगे। आपको चाहे लेबोरेटरी से समझो, चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर से समझो, छोटे क्लिनिक से समझो, हॉस्पिटल से समझो, हर एक केस को एक मैंडेटरी गवर्नमेंट की एजेंसी को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा और एक सिंगल इंडिविजुअल केस पे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। उस केस का कारण ढूंढना पड़ेगा कि इसको हेपेटाइटिस ए और ई आया, इसको टाइफाइड हुआ, इसको कॉलेरा हुआ, तो इसका सोर्स कहां से है, और वो सोर्स को ढूंढ के उसको उसी मूवमेंट पे ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो आगे से नहीं फैले। अपने थोड़ा इस चीज में सिविक अथॉरिटीज की भी थोड़ी परेशानी आए। वो जब एपिडेमिक्स हो जाता है उसके बाद में वो लोग थोड़ा एक्टिव वर्कआउट करने लगते हैं, लेकिन मेरे विचार से अगर इनिशियल स्टेज 1 में ही सिंगल केसेस को आइसोलेशन करना और इन सब का मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना, चाहे लेबोरेटरी वाले, इनसे मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपके पास में कोई भी हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस का पेशेंट आएगा, आप अथॉरिटी को रिपोर्ट करोगे। हर एक एमबीबीएस, एमडी, डॉक्टर, फिजिशियन सबको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको कोई भी ऐसा केस दिखने को आवे इस सीजन में, यू विल रिपोर्ट टू अथॉरिटी। तो अगर पूरा एक अच्छा सिस्टम चैनल बनेगा तो अर्ली स्टेज पे ही आपकी होगा। अशोक साहब, डॉक्टर प्रवीण एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप रातों रात नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अगर एक सिस्टम बना ले, रिपोर्टिंग का सिस्टम बना ले, तो शायद हम बहुत सारे केसेस को रोक पाएंगे। क्या कहेंगे आप? फिर उड़ गई। अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज है जी। मैं कह रहा था कि जैसे मैं बताऊं, हाँ जी, जो डॉक्टर गर्ग कह रहे थे यहाँ पर कि ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इतनी जल्दी शायद ना सुधार पाए, लेकिन अगर आप एक रिपोर्टिंग का सिस्टम बना लें, हर बार बारिश के पहले आप एक सिस्टम क्रिएट कर लें कि जहां भी चीजें दिखेंगी उसे ऐसे ऐसे रिपोर्ट करेंगे, तो शायद आप बहुत सारे केसेस को होने से रोक पाएंगे। नहीं, वो बात तो ठीक है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ तो फुल प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन है। अब ये फॉगिंग वाले कितने केसेस आए हैं जहाँ पे उसके दीवारों के ऊपर उसने लिखा, जैसे महीने में शायद 4 बार उसने फॉगिंग कर दी है पिछले 8 महीने में। पता लगा कि वो तो कभी आया ही नहीं फॉगिंग करने के लिए।
तो एक तो करप्शन का प्रॉब्लम है। अभी एक देखिए 3 दिन पहले केस हुआ है जहां वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो है वो सेप्टिक टैंक में कन्वर्ट हो गया और 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो यहाँ पे जो पानी के वाटर जो पाइप्स हैं वो कहीं जो है ड्रेन में जुड़ जाते हैं और ड्रेन वाले जो है उसमें जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे याद है कई साल पहले जस्टिस कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट में जज थे और उनके सामने सफाई का मामला एक चल रहा था कि दिल्ली को सफाई कैसे करें, और म्युनिसिपल कमिश्नर वहाँ पे खड़े हुए थे और म्युनिसिपल कमिश्नर ने जज साहब को कहा, साहब यहाँ पे लोगों को जो है ना सिविक सेंस नहीं है। तो जस्टिस कुलदीप सिंह बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, व्हाट डू यू से, कौन से देश में सिविक सेंस जो है पहले से होती है? ये सिविक सेंस तो आपको क्रिएट करनी पड़ती है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फेलियर है अगर सिविक सेंस आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली शिलोंग में था, मैंने देखा हर मेरे ख्याल से 1-2 मीटर के बाद जो है वो डस्टबिन लगा हुआ था हर जगह, और मैंने देखा कोई भी चाय पियो कुछ पियो आप उसका जो सामान है तुरंत आप फेंक सकते हो। यहाँ तो आपको डस्टबिन ही नहीं दिखेगा मीलों मीलों, आपको जो है टॉयलेट भी नहीं मिलेंगे। तो ये जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कानून इस तरीके के बने हुए हैं कि जो लोग बिल्कुल बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं आएगी और जब तक वो सेंस वो बारीक सेंस नहीं आएगा तब तक शायद बहुत दिक्कत होगी। हर साल हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे और ये नंबर रिपोर्ट्स होते रहेंगे। चलिए फिलहाल मुझे यहाँ पे लेना होगा छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे बच्चों की, क्योंकि सबसे ज्यादा इन महीनों में जब बारिश होती है बच्चों के ऊपर खतरा रहता है। उनके लिए क्या है बचाव के टिप्स, ये बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं कि बारिश आती तो बीमारियां लेकर आती है और आपको इनसे कैसे बचना है। यहाँ चर्चा दोनों तरफ से चल रही थी कि आप कैसे ध्यान रखेंगे और इस समय जो आपके आसपास की चीजें हैं उनका आप पर किस तरीके से असर पड़ता है, क्योंकि उन पर आपका जोर नहीं चलता। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मलिक मुझे बताएं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बड़ों का इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग हो चुका होता है, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी उल्टी दस्त का शिकार हो जाएंगे या उन्हें मलेरिया होने का खतरा रहेगा। बच्चों के लिए क्या कोई खास प्रिकॉशंस यहां पर करना है या ऐसी बातें जिनका ध्यान रख के उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके बारिश में? देखिए एज पीडियाट्रिशियन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए तो खास एहतियात बरतनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस खासकर की डायरियाज डायसेंट्रीज अगर बच्चे में होती हैं तो बड़ी जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों में डिहाइड्रेशन हो जाती है और कई बार डिहाइड्रेशन से मौत भी हो जाती है। तो बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर डायरिया होता है तो मदर्स इमीडिएटली उनको ORS पिलाना शुरू करें। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होती है जो कि घर में भी हम बना सकते हैं, नींबू नमक और चीनी को मिला के। ये बच्चों को देना बड़ा जरूरी है क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। और आपको ये बता दूं कि विश्व भर में 5 लाख बच्चों की केवल डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है, डायरियाज एंड डिहाइड्रेशन से। तो इसका बचाव करना बड़ा जरूरी है। साधारण सी बीमारी दस्त लगते हैं और मौत हो जाती है, इसके लिए बचाव करना बड़ा जरूरी है कि बच्चों को हम ORS दें और उनको, और अगर कोई भी दस्त लगे बच्चे की, अगर हालत बिगड़ती हुई नजर आए तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। हो सकता है कि उसको भर्ती करना पड़े, ग्लूकोज लगाना पड़े। तो ये एहतियात तो बच्चों के लिए बड़ी आवश्यक। दूसरी चीज ये भी बड़ी है कि बच्चों को, खासकर की नवजात शिशु हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको भी मच्छर से हमारे को बचाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियां बच्चों के अंदर बड़ी घातक होती हैं। खासकर कि अगर मलेरिया होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी अगर खतरनाक बीमारी हो जाती है तो ये बीमारियां कई बार जानलेवा हो जाती हैं, बच्चे शॉक में जाते हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। तो मच्छरों से भी बचाव करना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। यहां पे ये भी बताना चाहूंगा एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एज ए पीडियाट्रिशियन, मैंने क्लिनिक में ये देखा है, अगर आप बच्चों को हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं तो बड़े अच्छे से समझते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को अगर हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो बड़ों से भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अगर हम बच्चों को सीधा तल्लक उनकी बीमारी का मच्छर के काटने से बताते हैं, उनकी बीमारी का अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से बताते हैं, तो मैंने देखा है कि बच्चे बड़ी जल्दी उस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज है बरसाती मौसम में या गर्मियों में वाटर बॉर्न या मिल्क बॉर्न या फूड बॉर्न जो डिजीजेस होती हैं, जो ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होती हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो हमारे को यह भी बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को पानी दें वो प्रॉपर बॉइल्ड हो या फिल्टर्ड हो, अल्ट्रा फिल्टर्ड हो, ताकि उसके अंदर कीटाणु रहित हो। मिल्क भी अगर दे रहे हैं तो पैस्चराइज्ड मिल्क दें, खुला दूध ना दें, उससे भी इंफेक्शन। कटे फल बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जो भी हम खाना बनाएं उसको ताजा ही बच्चों को सर्व कर दें और उसके बाद में या तो फ्रिज में रख दें या उसे वेस्ट कर दें। इन सब नॉर्मल हाइजीनिक प्रिकॉशंस को लेंगे तो बीमारी कोसों दूर रहेगी। तो मजाल नहीं है कि बरसात के मौसम में बीमार हो जाए कोई। क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव है यहाँ पर, तो ये वो बातें जो खासतौर पे बच्चों के लिए ध्यान रखनी और बड़ा आवश्यक है, साथ में उन्हें शिक्षित करना भी। चलिए हम फटाफट ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद चर्चा को करेंगे खत्म, कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे और आपको यह बताएंगे कि अगर खुदा ना खास्ता बीमार पड़ ही गए तो आपको क्या करना है। छोटे से ब्रेक के बाद। तो बारिश आई है और बीमारियां लेकर आई है, आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल, यही आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आ गए, चलिए कंक्लूजन का वक्त आ गया। डॉक्टर गर्ग, मुझे ये बताइए, थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा कि अगर बीमारी अब हो ही जाती है, आप बीमार पड़ ही जाते हैं, तो फिर आपको तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है, अस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। आप लाइफ है, एंजॉय करिए और मस्त रहिए, लेकिन डिसिप्लिन में रहिए। अस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त नहीं रहें। आपको और कोई भी इनिशियल स्टेज पे कोई भी आपको तकलीफ दिखती है तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप अपने डॉक्टर के पास, वह बुखार चिकनगुनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, केमिस्ट के पास जाकर कोई कॉम्बीफ्लेम, ब्रोफेन या पैरासीटामोल गोली लेने का आग्रह नहीं करें। आपके नज़दीक में कोई भी MBBS, MD डॉक्टर को बता के ट्रीटमेंट करें और अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखें, जिससे आपको उस रोग से जल्दी से आप रिकवरी हो सके और आपका जो भी इन्फेक्शन हो उसको क्रॉस ट्रांसमिशन, अपने बच्चे, बड़े, बूढ़े, उनमें या अड़ोसी पड़ोसी को क्रॉस ट्रांसमिशन इन्फेक्शन नहीं करें और रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी खुद की अच्छी रखें। राइट, क्योंकि यही कहने की बात इसलिए क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग सेल्फ डॉक्टर होते हैं, खुद ही इलाज कर लेते हैं, काउंटर पे जाके 2 गोलियां ले लेते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं। बुराई नहीं है उसमें भी, लेकिन अगर वो मामला सीरियस है, अगर आपको लग रहा है 1-2 दिन के बाद भी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर कृपया खुद का इलाज ना करें, एक्सपर्ट से राय लें। कार्यक्रम में यही आपको थोड़ा जागरूक करने की कोशिश है। डॉक्टर के पास जाएं, थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन यह आपको बड़े खर्चे से बचाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से बड़ी कोई दूसरी पूंजी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से हम एक संदेश दे पाए होंगे कि कैसे आपको स्वस्थ रहना है, इस मौसम का मुकाबला करना है। थोड़ी जागरूकता शायद दूसरे पैमाने पे भी हो, थोड़ा सा सरकार की तरफ भी बात जाए, लेकिन पहला ख्याल तो आपको अपना खुद ही रखना है। फिलहाल इस कार्यक्रम का यही समापन करेंगे। आप सभी महानुभावों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।